हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और जेआईजीएल की हम क्लास कर रहे हैं अपनी आज की। और जेआईजीएल की क्लास के अंदर आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 को फिनिश कर देंगे। हमारी कौन सी क्लास है? जेआईजीएल। जेआईजीएल में आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 जो है उसको फिनिश कर देंगे। तो बात करते हैं। हमने लास्ट क्लास में बात की थी लॉ के बारे में, उसकी हिस्टोरिकल स्कूल्स जो है अलग अलग, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं अलग अलग, उसके बारे में कुछ डॉक्ट्राइन थे उनके बारे में बात की थी। आगे हम अपनी क्लास को पढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है ओबाइटर डिक्टा। आज का हमारा टॉपिक जो है उस टॉपिक का नाम है ओबाइटर डिक्टा। क्या होता है ओबाइटर डिक्टा? ओबाइटर डिक्टा एक तरह से एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड, ये क्या है? लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या है? सेड बाय द वे। सेड बाय द वे, एक तरह से जब हिंदी में हम बोलते हैं कि मुहावरे देना, कोई दलील देना, है ना, तो ये उसी तरह की कोई चीजें होती हैं। सेड बाय द वे, कि भाई आप कोई बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करते टाइम कोई आपने कुछ कह दिया, कोई मुहावरा दे दिया, कोई दलील दे दी जिसका आपकी उस बात में कोई ना कोई लिंक हो या कुछ भी। सेड बाय द वे, समझ आ गई? तो इसी तरह क्या होता है, एक एक तरह से ये जुडिशियल अटरेंस होती है। एक तरह से ओबाइटर डिक्टा क्या होता है? सेड बाय द वे, जिसका मीनिंग है एक्सप्रेशन सेड बाय द वे होता है। ये वो जुडिशियल अटरेंस, मतलब एक तरह से जो जिसको कुछ कहना। जुडिशियल अटरेंस का मतलब कोई दलील देना, कोई मुहावरा देना किसी तरह से इन कोर्स ऑफ डिलीवरिंग अ जजमेंट। ये कहना चाह रहा है कि भाई जब एक जज कोई जजमेंट दे रहा है, जजमेंट मतलब कोई डिसीजन दे रहा है, और डिसीजन देते टाइम वो किसी मुहावरे का यूज करे या वो किसी जुडिशियल कथन कुछ बोले, कोई इस तरह से कोई मुहावरा या कोई दलील दे, तो उसको बोला जाता है एक तरह से ओबाइटर डिक्टा। ओबाइटर डिक्टा। और इस चीज को ये कहना चाह रहा है कि भाई द एक्सप्रेशन इज यूज्ड स्पेशली टू डिनोट दूज जुडिशियल अटरेंस इन द कोर्स ऑफ डिलीवरिंग अ जजमेंट व्हिच टेकन बाय देमसेल्फ। ठीक है ना? वर नॉट स्ट्रिक्टली नेसेसरी फॉर द डिसीजन ऑफ अ पर्टिकुलर इशू रेस। ये कहना चाह रहा है कि भाई जरूरी नहीं है कि भाई आप के डिसीजन देने के लिए जो स्ट्रिक्टली नेसेसरी नहीं होती प्रोवाइडेड का। ये डिपेंड करती है रिक्वायरमेंट के ऊपर, किसी केस की रिक्वायरमेंट के ऊपर से परे होती है ये। एंड हैव द फोर्स ऑफ परसुएसिव प्रेसिडेंट ओनली। ये कहना चाह रहा है एक तरह से कि भाई ये बाय द वे कि इनका किसी पर्टिकुलर केस से, जो ये एक तरह से जो जज होते हैं, कोई दलील दिया है, कोई मुहावरा बोला, जब वो अपना कोई डिसीजन दे रहा होता है जिसका केस से कोई लेना देना नहीं होता, केस की रिक्वायरमेंट से ये परे होती है, तो उसे बोला जाता है ओबाइटर डिक्टा। जज आर नॉट बाउंड टू फॉलो देम ऑल्सो दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट। हम कई बार क्या बोल देते हैं, जैसे हमने हिंदी में बोल दिया, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ऐसे कुछ मुहावरे होते हैं। मतलब इसका मतलब वैसे तो मुहावरे होते हैं, लेकिन इनका कोई किसी चीज को ये रिप्रेजेंट करते हैं, एक मतलब होता है इनका। इसी तरह से किसी डिसीजन को देते टाइम एक लीगल एक्सप्रेशन होते हैं, किसी तरह के जुडिशियल अटरेंस होती है किसी तरह की, जो जज भी यूज करते हैं लीगल टर्म्स में, जिसका पर्टिकुलर केस से जो रिक्वायरमेंट से परे होते हैं। आप उनका यूज करो ना करो उसमें कोई वो नहीं होती, ये किसी केस की रिक्वायरमेंट से दूर परे होती है, बियॉन्ड होती है। और ये नेसेसरी भी नहीं होती। द जज आर नॉट बाउंड टू फॉलो दैट, कि भाई जरूरी नहीं है कि जज इनको फॉलो करे, नहीं, वो अपनी रिक्वायरमेंट अपनी मर्जी से देते हैं, वो बस उनका फायदा उठा सकते हैं। जैसे हम भी कोई ऐसे मुहावरा बोल देते हैं तो फायदा उठाते हैं उनका, तो हम उनका एडवांटेज लेते हैं। ऐसी तरह जज भी क्या करता है, एडवांटेज ले सकता है उनका। दे सम टाइम हेल्प द कोज ऑफ द रिफॉर्म ऑफ लॉ। कई बार हम अपनी बातें करते हैं, मुहावरा कोई बोलते हैं जो हमारे हेल्प करता है ना, अपनी बात को अच्छे से रखने का। इसी तरह से किसी डिसीजन को देने में जज की जो वो ओबाइटर डिक्टा के अंदर जो वो जुडिशियल अटरेंस जो यूज करते हैं, है ना, तो वो भी लो को रिफॉर्म करने में हेल्प करता है, काफी हद तक हेल्प करता है। क्लियर है? समझ आ गई? तो इसे बोला जाता है
ओबाइटर डिक्टा। क्या होता है? ओबाइटर डिक्टा। क्लियर है? समझ आ गई? ओबाइटर डिक्टा क्या है? सेड बाय द वे, जो एक तरह की जुडिशियल अटरेंस है जो कि किसी जजमेंट को देते टाइम यूज की जाती है, बट जज जो है बाउंड नहीं होता कि इनको क्या करे, फॉलो करे। ये किसी केस की रिक्वायरमेंट के बियॉन्ड होती है, परे होती है। समझ आ गई? क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब हमारे सामने आता है स्टैच्यू क्या होता है, लेजिस्लेशन क्या होता है। स्टैच्यूज क्या होता है, या लेजिस्लेशन क्या होता है? लेजिस्लेशन is a source of law which consists in the declaration, promulgation of legal rules by authority duly empowered by the constitution in that behalf. जो legislation है वो एक तरह से source of, जो statute है वो source of law है, जिसमें क्या होता है, consist in a declaration, जो किससे जुड़ा होता है, किसी declaration से जुड़ा होता है, और जिसको फॉर्म्युलेट किया जाता है, जिसको फॉर्मुलेट किया जाता है, प्रोग्युमुलेट किया जाता है, फॉर्मुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ लीगल रूल। लेजिस्लेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ लीगल रूल बाय द अथॉरिटी, जिसको एम्पावर किया है, ड्यूली एम्पावर बाय, ड्यूली एम्पावर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यूली एम्पावर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। लेजिस्लेशन एक तरह से सोर्स ऑफ लॉ है, एक ऐसा सोर्स ऑफ लॉ जिसमें हम फॉर्मेशन करते हैं किसी लीगल रूल का, जिसमें रूल्स बनाया जाता है, और रूल उस अथॉरिटी के द्वारा बनाए जाते हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, ऑथोराइज किया है। इट इज समटाइम कॉल्ड जस स्क्रिप्टम। लेजिस्लेशन को, लेजिस्लेशन को क्या बोला जाता है? लेजिस्लेशन को बोला जाता है जस स्क्रिप्टम, स्क्रिप्टम, जस स्क्रिप्टम। मतलब क्या होता है इसका? जस स्क्रिप्टम का मतलब होता है रिटन लॉ। लेजिस्लेशन या स्टैट्यूट क्या होता है? एक तरह से रिटन लॉ होता है, ये एक रिटन लॉ होता है। क्लियर है? या फिर जस नॉन स्क्रिप्टम, अनरिटन लॉ। लेजिस्लेशन रिटन लॉ भी होता है जिसको जस स्क्रिप्टम बोला जाता है, और अगर ये अनरिटन लॉ है तो इसको जस नॉन स्क्रिप्टम बोला जाता है। क्लियर है? Solvent prefer to call enacted law, statute law or statutory law, which is created by legislation. मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट ने इसको कहा है कि ये एक एनेक्टेड लॉ है, ये एक स्टैट्यूटरी लॉ है जिसको क्रिएट किया गया है लेजिस्लेशन के द्वारा। एग्जांपल, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन इज आइदर सुप्रीम और सुबॉर्डिनेट। जो लेजिस्लेशन होते हैं या तो वो सुप्रीम होते हैं या सुबॉर्डिनेट होते हैं। अच्छा, सुप्रीम लेजिस्लेशन कौन से होते हैं? सुप्रीम लेजिस्लेशन इज दैट which proceed from the supreme power in the state and which derive its power directly from the constitution. सुप्रीम लॉ कौन से होते हैं? सुप्रीम लॉ कौन से होते हैं? which are the supreme laws? कौन से होते हैं सुप्रीम लॉ? which are the supreme laws? सुप्रीम लॉ वो लॉ होते हैं जो डायरेक्टली अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करते हैं, या जो सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट से, मतलब ये कहना चाह रहा है सुप्रीम लेजिस्लेशन इज दैट विच प्रोसीड फ्रॉम द सुवरीन पावर इन द स्टेट और विच derive it is power directly from the constitution. It is cannot be repealed and
आर कंट्रोल बाय एनी अदर लेजिस्लेशन, इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता किसी लॉ के द्वारा। लेकिन सुबॉर्डिनेट लॉ कौन से होते हैं? सुबॉर्डिनेट लॉ इज दैट विच प्रोसीड फ्रॉम एनी अथॉरिटी अदर देन सोवरेन पावर। ये कहना चाह रहा है कि भाई जो वो लेजिस्लेशन जो प्रोसीड करते हैं किसी ऐसी अथॉरिटी से जो सुवरीन पावर से अलग होती है। इट इज डिपेंडेंट फ्रॉम इट इज कंटिन्यू एग्जिस्टेंस एंड वैलिडिटी ऑन सम सुपीरियर अथॉरिटी। The Parliament of India possess the power of supreme legislation. Legislative power has been given to the judiciary. Has the superior court has allowed to make rule for the regulation of their own procedure. मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं इंडिया में बात करूं, इंडिया में बात की जाए, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पोसेस द पावर ऑफ सुप्रीम लेजिस्लेशन। हमारी पार्लियामेंट के पास सुप्रीम लेजिस्लेशन की क्या है? पावर। क्लियर है? लेजिस्लेटिव पावर हैज बीन गिवन टू द जुडिशरी। लेकिन जो लॉ बनाने की पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, वो किसको दी गई है? जुडिशरी को दी गई है। सुप्रीम कोर्ट जैसे सुपीरियर कोर्ट है, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, अलाउ टू मेक रूल्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ देयर ऑन प्रोसीजर। एग्जीक्यूटिव whose main function is to enforce law is given some cases to the power to make rule. Such subordinate legislation is known as executive or delegated legislation. Municipal body enjoy by the delegation from legislature a limited power of making regulation. मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं इंडिया में बात करूं तो सुप्रीम लेजिस्लेशन कौन है? सुप्रीम लेजिस्लेशन हमारे पास पार्लियामेंट है। सुप्रीम लेजिस्लेशन कौन है? पार्लियामेंट है। और डेलीगेटेड सुबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन कौन है? जुडिशरी है। क्योंकि सुप्रीम पार्लियामेंट क्या करती है? लेजिस्लेटिव पावर किसको दे देती है? जुडिशरी को दे देती है। और उसके नीचे जो भी सुबॉर्डिनेट रहते हैं, जो एग्जीक्यूटिव काम करते हैं लॉ को बनाने के लिए, वो क्या होते हैं? सारे सुबॉर्डिनेट होते हैं। सब क्या होते हैं? सुबॉर्डिनेट होते हैं। क्लियर है? समझ आ गई? अब हमारे सामने आता है पर्सनल लॉ। अब हमारे सामने आता है पर्सनल लॉ। क्या होता है पर्सनल लॉ? इन मैनी केसेस, देखो पर्सनल लॉ कौन से होते हैं? जैसे हिंदू रिलीजन के लिए हिंदू लॉ होता है, जैसे हिंदू रिलीजन के लिए हिंदू लॉ होता है, और मुस्लिम रिलीजन के लिए, मोहम्मडन्स के लिए मुस्लिम लॉ होता है ना। ये कौन से लॉ होते हैं? दीज आर पर्सनल लॉ। इन मैनी केसेस कोर्ट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई पर्सनल लॉ of a party where the point at issue is not covered by any statutory law or custom. In case of Hindu, for instance, their personal law is found in, अगर मैं हिंदू की बात करूं, हिंदू के पर्सनल लॉ अगर आपको मिलेंगे वो श्रुति में मिलेंगे, वेद में मिलेंगे। जैसे वेद हो गया, ऐसे ही जैसे कुरान हो गई, क्रिश्चियन के लिए बाइबल होगी, वो उनके पर्सनल है। मुस्लिम्स के लिए कुरान हो गई, हमारे लिए वेद हो गया। तो हिंदू के जो पर्सनल लॉ है वो कहाँ मिलते हैं? वेद में मिलते हैं, स्मृति में मिलते हैं। हिंदू आर गवर्न्ड बाय देयर पर्सनल लॉ हैज मॉडिफाइड बाय द स्टैट्यूट लॉ एंड कस्टम इन ऑल मैटर। अब ये मतलब जो अगर मैं हिंदू के कुछ मैटर होते हैं, जैसे इनहेरिटेंस की बात की जाए, सक्सेशन की बात की जाए, मैरिज की बात की जाए, अडॉप्शन की बात की जाए, कॉन्स्पिरेंसी की बात की जाए, पार्टीशन की बात की जाए, जॉइंट पार्टीशन ऑफ जॉइंट फैमिली की बात की जाए, पीओस ऑब्लिगेशन की बात की जाए, मतलब अगर मैं इस चीज की बात करूं, गार्डियनशिप की बात की जाए, तो हिंदू आर गवर्न्ड बाय देयर पर्सनल लॉ इन मैटर से रिलेटेड। वहां पर क्या लगता है? हिंदू का पर्सनल लॉ लगता है। क्लियर है? इसी तरह से अगर मैं मोमडन के पर्सनल लॉ की बात करूं, द पर्सनल लॉ ऑफ द मोमडन्स, वो किस में मिलता है? होली कुरान में मिलता है। Actions, precepts and saying of the Prophet Muhammad, which who not written during his life, कि भाई प्रॉफेट मोहम्मद ने जो जो चीजें बोली, उनके जो जो विचार थे, वो भी क्या है? वो भी एक तरह से उनका पर्सनल लॉ है। इजमास हो गया,
कियास हो गया, ये सारे क्या हैं? ये उनके पर्सनल लॉ हैं। इजमास, कियास, कुरान, प्रॉप्स, सेइंग्स ऑफ प्रॉप्स मोहम्मद, ये सारे क्या है? दिस इज ऑल आर ऑन देयर मुस्लिम्स के मोहम्मदन्स के पर्सनल लॉ। अब हमारे सामने आता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ। सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ। नाउ हमारे सामने आता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ। सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ के अंदर सबसे पहले आता है जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस। Justice, equity, good conscience. The concept of justice, the concept of equity, the concept of good conscience were introduced by Impey's regulation of 1781. In personal law dispute, the court are required to apply the personal law of the defendant if the point at issue is not covered by statute or custom. कि मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई सेकेंडरी लॉ किस बेस पर बनाए गए? सेकेंडरी लॉ बनाए गए, जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ है, लॉ बनाने का सेकेंडरी सोर्स था कि भाई लोगों को न्याय मिले, जस्टिस मिले, इक्विटी मिले, गुड कंसाइंस मिले, इसके बेसिस पे लॉ बना। समझ आ गई? और दूसरा ये बोला गया कि भाई कोई भी ऐसी मुद्दा, कोई भी ऐसा मुद्दा, अगर मैं बात करूं, कोई भी ऐसा मुद्दा जो किसी लॉ के अंदर नहीं है, तो वहां पर कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई पर्सनल लॉ इन द absence of any rule of statutory law, custom, personal law. The Indian court apply the decision of a case what is known as justice, equity, good conscience. कई बार क्या होता है कि भाई कोई ऐसा मुद्दा है, कई बार कुछ ऐसी चीज है जो लॉ के अंदर नहीं है, उससे उस मुद्दे से रिलेटेड कोई लॉ नहीं है, तो फिर कोर्ट कैसे डिसीजन लेगी? कोर्ट डिसीजन लेगी न्याय के बेसिस पे, इक्विटी के बेसिस पे, गुड कंसाइंस के बेसिस पे। तो इक्विटी, गुड कंसाइंस, जस्टिस, ये भी एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ का पार्ट है। समझ आ गए? क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब हमारे सामने आता है सोर्स ऑफ इंग्लिश लॉ। व्हाट आर द सोर्स ऑफ इंग्लिश लॉ? सोर्स ऑफ इंग्लिश लॉ। What are the source of English law? Since the main body of rules and the principle of Indian law is a adaptation of English law, कि भाई जितने भी हमारे रूल्स बने, जितने भी हमारे प्रिंसिपल ऑफ इंडियन लॉ है, वो हमने कहां से अडेप्ट किए गए हैं? इंग्लिश लॉ से लिए गए हैं। मेन सोर्स ऑफ इंग्लिश लॉ क्या है? मेन सोर्स ऑफ इंग्लिश लॉ क्या है? वो मेन सोर्स ऑफ इंग्लिश लॉ, द चीफ सोर्सेज ऑफ इंग्लिश लॉ आर, क्या क्या है? कॉमन लॉ, दूसरा लॉ मर्चेंट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, स्टैट्यूट लॉ। तो ये जो सोर्सेज है, कॉमन लॉ कह लो, लॉ मर्चेंट कह लो, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कह लो, स्टैट्यूट लॉ कह लो, ये सारे क्या है? दिस इज द मेन सोर्स ऑफ इंग्लिश लॉ। कॉमन लॉ क्या है? बात आती है सबसे पहले कॉमन लॉ की। कॉमन लॉ, द कॉमन लॉ इन द context is the name given to those principles of law evolved by the judge in making decision on case that are brought before them. These principles have been built over many years so as to form a complete statement of the law in a particular area. मतलब
कॉमन लॉ वो लॉ है जिसमें वो जजेस के उन डिसीजन से बनाया गया है। कॉमन लॉ, कॉमन लॉ, common law in this context is the name given to those principle of law। ये वो प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, इन्हें उन प्रिंसिपल लॉ को नाम दिया गया है जो कि इवोल्व किए गए हैं किसके द्वारा, जज के द्वारा, इन मेकिंग डिसीजन ऑन द केसेस दैट आर बिफोर द। ये वो लॉ है कि भाई जज के द्वारा, ऐसे लॉ जो जज के द्वारा इवोल्व किए गए हैं, ऐसे लॉ जो जजेस के द्वारा बनाए गए हैं, जो उन्होंने क्या दिया, किसी ऐसे केस का, कोई केस उनके सामने आया और उन्होंने डिसीजन दिए, उन डिसीजन के द्वारा उन्होंने क्या किया, कोई लॉ बना दिया, वो कॉमन लॉ है। और ऐसे प्रिंसिपल ऐसा नहीं है कि एक साथ बन गई, ये पता नहीं कितने सालों से जो भी मतलब ये जो ये प्रिंसिपल्स हैं, ये अलग अलग केसेस की जो स्टेटमेंट, जो डिसीजन दिए गए, उनसे मिलके बने हैं। These principles have been built over many years so as to form a complete statement of law in a particular area। किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर काफी सारे केस हुए, उन केस में काफी सारे जजेस ने अलग अलग डिसीजंस दिए, उन डिसीजन से इकट्ठा करके एक स्टेटमेंट बनी, उस स्टेटमेंट को बना दिया गया एक प्रॉपर कॉमन लॉ। समझ आ गई, ये कॉमन लॉ है। क्लियर है यहां तक, ये कॉमन लॉ है, यहां तक करो, ये काम। दूसरा है लॉ मर्चेंट। दूसरा हमारे सामने क्या है, लॉ मर्चेंट। द लॉ मर्चेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मर्सेंटाइल लॉ, कॉमर्शियल लॉ जिसे कहते हैं, मर्सेंटाइल लॉ जिसे कहते हैं। लॉ मर्चेंट जो है एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मर्सेंटाइल लॉ है। लॉ मर्चेंट मीन्स दूस कस्टम यूजेस विच आर बाइंडिंग ऑन ट्रेड इन देयर डीलिंग विद ईच अदर। कुछ ऐसे रीति रिवाज, कुछ ऐसे कस्टम जो कि ट्रेडर्स पर, व्यापारियों पर, जब वो डील करते हैं, एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं, उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो वो क्या है, मर्सेंटाइल लॉ है। बट बिफोर कस्टम कैन हैव अ बाइंडिंग फोर्स ऑफ लॉ, इट मस्ट बी शोन दैट सच अ कस्टम इज एंशिएंट। कोई भी कस्टम अगर एप्लीकेबल करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो कस्टम पुराने टाइम से फॉलो हो रहा है। जर्नल एज वेल एज कमांड यूनिवर्सल कंप्लायंस। In all such cases, custom have to be proved by cat party claiming it। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि लॉ मर्चेंट, मर्चेंट क्या है, लॉ मर्चेंट एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मर्चेंटाइल लॉ है। लॉ मर्चेंट जो है, लॉ मर्चेंट जो है एक इंपॉर्टेंट सोर्स है मर्चेंटाइल लॉ का। क्लियर, ये वो मर्चेंटाइल लॉ क्या है, मर्चेंटाइल लॉ ये वो यूजेस और कस्टम है जो कि बाइंड होते हैं ट्रेडर्स के, वो ट्रेडर्स के ऊपर, और ट्रेडर्स के ऊपर कब, जो वो एक दूसरे से क्या करते हैं, डील करते हैं। और ये जो कस्टम हम कह रहे हैं जो एप्लीकेबल होंगे, ये वो कस्टम होने चाहिए जो पुराने हैं, जर्नल है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, ये वो होने चाहिए। क्लियर है। अब तीसरा हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। क्या होता है, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी? Equity is a body of rule, the primary source of which was neither custom nor written law. Principle of equity. Principle of equity. Equity का मतलब क्या होता है, समानता, समानता। इक्विटी मतलब बराबरी, सब बराबर है, लोगों की नजरों में सब बराबर है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कहता है कि सब बराबर है। ये वो बॉडी ऑफ रूल है जो प्राइमरी सोर्स, जो कि ना तो कस्टम है और ना ही कोई रिटर्न लॉ है, बट द इम्पेरेटिव dictates of conscience and which have been set forth and developed in the Court of Chancery. The procedure of common law court
was very technical and dilatory. Action of common law could be commenced by first obtaining a writ of or a process. The writ were limited in a number, and unless the person was able to bring his case within one of those writ, no action could be lie at common law. In some cases, there are no remedy or inadequate remedy at common law. The king was considered as the fountainhead of the justice. When people were dissatisfied or aggrieved with the decision of the common law court, they could always file a mercy petition with the king in council. The king would refer this petition to the chancellor. The chancellor, who was usually a bishop, would dispose of this petition not according to the rigid letter of law but according to his own dictates of the common sense, natural justice, and good conscience. The law so administered by the chancellor came to known as equity, and such court as equity court. These equity court acted on a number of maximum meaning of few under. मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई पुराने टाइम की बात कर रहा है ये इंग्लिश लॉ की जब उस टाइम पे किंगडम हुआ करता था किंग हुआ करते थे और वहां पर अगर किसी को अपना केस फाइल करना है सबसे पहले तो इक्विटी क्या होता है इक्विटी वो रूल्स होते हैं जो ना तो कोई कस्टम है और ना ही कोई क्या है रिटर्न लॉ है ना ही कोई क्या है रिटर्न लॉ है अब किसी को केस फाइल करना है मान लो तो वो कैसे फाइल करेगा रिट क्या कर सकता है ऑब्टेन कर सकता है रिट ले सकता है लेकिन अगर कोई भी अगर कॉमन कोर्ट से मतलब कोर्ट में किसी ने केस फाइल किया और वो डिसीजन से कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं है तो वो क्या कर सकता है किंग के पास किंगडम के पास किंग इन काउंसिल के पास मर्सी पिटीशन फाइल कर सकता है मर्सी पिटीशन दया याचिका जिसको दया याचिका भी बोला जाता है दया याचिका तो किंग क्या करता था उस पिटीशन को रेफर कर देता था चांसलर के पास और चांसलर उसको क्या भी कर सकता था डिस्पोज ऑफ भी कर सकता था वो डिस्पोज ऑफ दिस पिटीशन नॉट अकॉर्डिंग टू द रिजिड लेटर ऑफ लॉ बट अकॉर्डिंग टू हिज ओन डिक्टेट्स वो अपनी मर्जी से उसको क्या कर सकता था उस पिटीशन को डिस्पोज ऑफ भी कर सकता था और जो भी लॉ जिस लॉ के तहत चांसलर जो है उस पिटीशन को डिस्पोज ऑफ करता था उस लॉ को बोला जाता था इक्विटी उस कोर्ट को बोला जाता था इक्विटी कोर्ट दीज इक्विटी कोर्ट एक्टेड ऑन नंबर ऑफ मैक्सिम समझ आ गई कुछ सिद्धांतों के बेसिस पे ये जो कोर्ट हुआ करती थी काम किया करती थी क्या है थी ये ही हु सीक इक्विटी मस्ट डू इक्विटी मतलब अगर कोई इक्विटी चाहता है अगर कोई बराबरी चाहता है तो वो दूसरों के साथ भी बराबरी का व्यवहार करे ही हु कम टू इक्विटी मस्ट कम विथ क्लीन हैंड मतलब अगर कोई क्या करना चाह रहा है कि भाई कोई इक्विटी लेने के लिए आ रहा है तो भाई वो क्लीन हैंड से आए साफ हाथों से आए कि भाई ऐसा नहीं हो कि उन्होंने कोई क्राइम किया हुआ हो ऐसा नहीं होना चाहिए तो इस तरह से चीज हुआ करती है यहाँ तक आप इसको पढ़ो ये यहाँ तक है इतना आगे ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो दैट्स नॉट आर इम्पोर्टेंट पार्ट तो इसको आप काट भी सकते हो अब हमारे सामने आता है मर्सेंटाइल एंड कॉमर्शियल मर्सेंटाइल और कॉमर्शियल बड़े ध्यान से सुनना एक एक चीज को मर्सेंटाइल और कॉमर्शियल ब्रांचेस ऑफ मर्सेंटाइल लॉ branches of mercantile law mercantile law is related to commercial activity of principle of the mercantile law is related to the commercial activity of the people of the society
मतलब जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए मर्केंटाइल लॉ बने हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ लॉ विच इज एप्लीकेबल टू और कंसर्न विद ट्रेड कॉमर्स। हमें पता है कि भाई जो ये कमर्शियल लॉ है ये किससे रिलेटेड होते हैं, ये ट्रेड से रिलेटेड होते हैं, कॉमर्स से रिलेटेड होते हैं, in connection with the various mercantile or business transaction. Mercantile law is a wide term and embeds all legal principles concerning business transaction. The most important feature of such a business transaction is existence of valid agreement express implied between the party. तो ये इस तरह से है मर्सेंटाइल लॉ इन इंडिया। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर मर्सेंटाइल लॉ की, prior to 1872 mercantile transaction were regulated by personal law of party। पहले जो जितनी भी मर्सेंटाइल ट्रांजैक्शन, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन हुआ करती थी 1872 से पहले, वो किससे रेगुलेट होती थी? पर्सनल लॉ से, हिंदू लॉ, मोंडल लॉ। बट 1872 में पहली बार पहला मर्सेंटाइल लॉ बना जिसका नाम था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे इंडिया का सबसे पहला मर्सेंटाइल लॉ है। समझ आ गई? उसके बाद कुछ और मर्सेंटाइल लॉ आए, जैसे पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। सोर्स ऑफ इंडियन मर्सेंटाइल लॉ, इंडियन मर्सेंटाइल लॉ कैसे बना? इंग्लिश मर्सेंटाइल लॉ। लेकिन जितने भी हमारे लॉ बने हैं वो कहां से बने हैं? इंग्लिश लॉ से बने हैं। तो मर्सेंटाइल लॉ भी कहां से डिराइव हुआ? हमारा इंग्लिश मर्सेंटाइल लॉ से बना। इंडियन मर्सेंटाइल लॉ इज मेनली अडैप्शन ऑफ इंग्लिश मर्सेंटाइल लॉ। However, certain modification when wherever necessary have been incorporated in it to provide for the local custom uses of trade and to suit Indian condition. It is dependence on English mercantile law is so much that even now, in the absence of provision related to matter in the Indian source, मतलब जहां तक चेंज की जरूरत थी वो चेंज करके बाकी सारे का सारा को क्या कर लिया गया? हमारे इंग्लिश लॉ को ही अडेप्ट कर लिया गया, और उसमें जो भी चेंज थे वो करने के बाद और हमारे जितने भी कस्टम ट्रेड, ट्रेडेड जो भी यूजेस ऑफ ट्रेड थे उनको इनकॉर्पोरेट करने के बाद प्रॉपरली इंडियन कंडीशन के हिसाब से इंडियन मर्केंटाइल लॉ को तैयार किया गया। क्लियर है? हमारे इसमें इंडिया में कौन कौन से मर्केंटाइल लॉ है? जैसे ये कुछ एग्जांपल है: इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट, द इंश्योरेंस एक्ट। ये सारे क्या है? दीज आर ऑल मर्केंटाइल लॉ। क्लियर है? समझ आ गई? ये कुछ नहीं है, ये काट दो, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। तो ये मर्केंटाइल लॉ के बारे में था आपका। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट ये कंप्लीट है हमारा। उसके बाद बाकी तो इसमें इतना कुछ है नहीं है, और ये थोड़ा सा बचा हुआ है हमारा, ये हमें करना है। लास्ट क्लास में मैंने इसको रिकॉर्ड किया था बट ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो मुझे ये आपको कराना पड़ेगा दोबारा से। हमारा इसमें जो है ये वाला पोर्शन थोड़ा सा पेंडिंग है। यहां से जुडिशियल डिसीजन एंड प्रिंट्स, जिसमें हम बात करेंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनकी बात करेंगे। हाई कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, प्रेसिडेंट्स क्या होती हैं, तो इनके बारे में हम एक क्लास और मैं इसकी लूंगा। अभी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, मैं इसको कह रहा था कंप्लीट हो चुका है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें हमारे 2-3 टॉपिक पेंडिंग है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में के अंदर बताऊंगा। क्लियर है? अभी के लिए इसमें इतना ही है। थैंक यू सो मच। आराम से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो इसमें थोड़े से टॉपिक हमारे पेंडिंग है, तो ये चैप्टर हम फिनिश कर देंगे। अभी के लिए इसमें इतना ही है। मैं आपको ये आराम आराम से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये टेक्निकल है, आपको अच्छे से समझ आ जाए, तभी मैं इन चीज़ों को बड़े आराम से करा रहा हूँ। लेकिन इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करा दूंगा। तो अभी के लिए इसमें इतना ही है। थैंक